यस सर, स्टार्ट करें क्या बच्चों? पक्का, एकदम जोश के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो जाओगे आफ्टरनून करके खाना खाना के सर? ओके, चलिए सरकार, हम बात शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 7 हम पढ़ रहे सर। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, शेड्यूल 2 हमने पूरा पढ़ लिया बच्चों। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा है सर? कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा सर? सबसेक्शन 1A में कि वो सप्लाई अगर है तो कुछ ट्रांजेक्शन में जहां डिस्प्यूट था वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसमें दो क्लोज है, क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी। क्लोज नंबर ए बोलता है वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी हम बात करेंगे इसकी बेटा, शेड्यूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। शेड्यूल नंबर 3 में लिखा है ट्रांजेक्शंस क्या क्या। सबसे पहली बात, अच्छा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा? शेड्यूल नंबर 3, these transactions are neither supply of goods nor supply of services। इन पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। फर्स्ट सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोला सर? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, जो उसको फीस मिल रही, सैलरी मिल रही, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा सर, उसको सैलरी के अलावा कुछ पर्क्स भी मिल रहे बेटा, परक्विजिट्स वगैरह, वो भी क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी होता है, इसलिए उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्कुलर था बच्चों ये वाला। ओके सर, अच्छा मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बेटा। क्या हो बच्चों आप? डायरेक्टर हो, तो इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, क्या बोला सर? जो आपको फीस मिल रही है, जिसपे प्रोफेशनल फी का टीडीएस करता है 194 जे वाला, दैट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, इसलिए वहां पे जीएसटी लगेगा। और खास बात, डायरेक्टर रेम्युनरेशन जो इस तरह की होती है, जो चार्जेबल टू जीएसटी है, उस पर टैक्स लगता है, वो भी आरसीएम में लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई? पर मान लो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय, किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, पर होल टाइम डायरेक्टर हो बेटा, और इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय आपको कोई फीस मिल रहा है, क्लियर, 192 पे सेक्शन नंबर 192 वाला टीडीएस अगर कट रहा है, तो ऐसे केस में वो क्या है? सैलरी है, इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय है, और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, पर हाँ आप होल टाइम डायरेक्टर हो, सैलरी तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको कुछ डायरेक्टर सिटिंग फीस भी मिलता है, जिसपे 194 जे का टीडीएस भी कटता है बेटा। तो जिस फीस पर 192 वाला टीडीएस कट रहा है, वो तो सैलरी हो गया, नो जीएसटी। 194 वाला जीएसटी, 194 जे वाला टीडीएस कट रहा है, तो वो क्या है? प्रोफेशनल फी है, उस पे जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, और रेसिपिएंट जो कंपनी, वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए बच्चों। हाँ है ना मालिक? क्लियर। चलिए सर, मान लो आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय थे बेटा, क्या नाम? रोहित भाई। सर रोहित भाई किसी कंपनी में एम्प्लॉय थे, सॉफ्टवेयर कंपनी थी बेटा। अब सर उसके एक्स हो गए बेटा एम्प्लॉय। सर अरे तो कंपनी के सारे इन एंड आउट इनको पता है सर, सारे इन एंड आउट इनको पता है सर। कंपनी ने इनसे एग्रीमेंट किया कि अगले 3 साल तक सेम फील्ड में आपको काम नहीं करोगे। इसने बोला क्यों काम नहीं करूंगा? कंपनी ने बोला 1 करोड़ रुपए रखो और ये वाला काम मत करना। बोला डन। तो वो हो गया क्या? नॉन कॉम्पिट फीस बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। अब अगेन ये इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिला है, यहां पर जीएसटी लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर। अच्छा आप एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, पर आपने इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय काम किया, जीएसटी नहीं है। पर अगर मान लो कुछ और काम किया, उसके लिए आपको कुछ और फीस मिली है, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी सर। हाँ है ना सर? इन दी कैपेसिटी और इन दी कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टर्म बेटा। हाँ है ना सर? चलिए सरकार, समझ में आया? टफ था क्या बच्चों? वेरी इजी सर। आइए पैरा नंबर 2 बोलता है क्या? कोर्ट फीस। सर किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में कोई अपील फाइल करते हैं हम, तो उसकी कोर्ट फी पे करनी पड़ती है बेटा। क्लियर। तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय दी एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, भले हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, या कोई ट्रिब्यूनल है बेटा, आईटीईटी हो गया, जीएसटी हो गया, तो इन्होंने कोई फी चार्ज किया है, तो नो जीएसटी विल बी लेविड ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बच्चों। ठीक है। अब एक सर्कुलर और था, आपने नाम सुना होगा कंज्यूमर कोर्ट का सर, सुना है? वो एक्चुअली हम लोग कॉमन सेंस में उसको कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं, अदरवाइज कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं बेटा। टेक्निकली क्या बोलते हैं बेटा उसको? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। क्लियर। अब यहां पे अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है या उसके अगेंस्ट किसी को केस फाइट करना है, तो वहां पे कुछ फीस पे करना पड़ता है इनको बेटा।
तो अगेन सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि ऑल्दो ये कोर्ट नहीं है, पर कोर्ट के सारे पावर इसको दे रखे हैं, सारे जुरिस्डिक्शनल जो फंक्शंस होते हैं वो सारे इसको दे रखे हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज कोर्ट ओनली, और इनको जो फीस इन्होंने चार्ज करी उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके मालिक, ठीक। पॉइंट नंबर 3, सर देश के नेता लोग, अच्छा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर है तो क्या देश का एम्प्लॉय है क्या बेटा? कोई एमएलए है, विधायक साहब या सांसद साहब, क्या वो देश के एम्प्लॉय है क्या सर? नहीं। कौन है वो? पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है सर। जैसे मुंबई अंधेरी से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग एंटायर पब्लिक ऑफ अंधेरी। हाँ है ना सर? समझे मेरी बात? तो वो देश के एम्प्लॉय नहीं है। अगर एम्प्लॉय होते तो यहां पॉइंट कवर होता बच्चा, फर्स्ट पॉइंट में कवर होते बच्चों, ठीक है? वो एम्प्लॉय नहीं है सर। एमएलए, एमपीज, सर पार्षद वगैरह आपने नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है? देश के नेता लोग। गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या इनकी एक्टिविटी कोई काम की क्या इनकी एक्टिविटी सप्लाई नहीं है, इट्स नॉट सप्लाई एट ऑल। हाँ है ना सर? तो इनको मंथली एक ऑनरेरियम मिलता है। क्या मिलता है सर? ऑनरेरियम। मंथली एक ऑनरेरियम मिलता है सर, जिसको हम कॉमन सेंस में सैलरी बोलते हैं सर। हाँ ना? पर एक्चुअली वो सैलरी नहीं है, सैलरी तो एम्प्लॉय को मिलती है सर। दीज आर नॉट एम्प्लॉइज, दीज आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग से पॉइंट इंसर्ट किया और बोल दिया क्या इनकी सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इन द कैपेसिटी ऑफ दैट नेता, जो इन्होंने काम किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा। अच्छा सर, अब इसमें 3 कैटेगरी के नेता है बेटा। एक तो एमपी, एमएलए, मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, मेंबर्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी, ये तो है ही है सर। सेकंड कैटेगरी बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, इसमें या ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग सर, महिला आयोग। क्लियर सर? इस तरह के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी बनाता है उसमें आप डायरेक्टर हो, उसमें आप चेयरमैन हो, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है उस पोस्ट की वजह से, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई बेटा, या लोकल अथॉरिटी ने कोई बॉडी बनाई, जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई बेटा। हाँ है ना भाई? सर अपने जो इंस्टीट्यूट है इसमें अगर आपने कोई पोस्ट होल्ड करी एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर, एज ए चेयरमैन, एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर, एज रीजनल काउंसिल मेंबर, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिला है, देन उस रेम्यूनरेशन पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उस पोस्ट की वजह से बच्चों। अब जैसे मान लो कोई सेंट्रल काउंसिल मेंबर है अपने इंस्टीट्यूट के, और वो प्रैक्टिसिंग सीए भी है सर, तो प्रैक्टिस की वजह से जो उनको फीस मिल रही है, किसी कंपनी की ऑडिट करिए, क्या वो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा क्या? उस पर जीएसटी लगेगा। तो इन दैट कैपेसिटी जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं है सर। क्लियर? पक्का? डन। ये है देश के नेता लोग, इनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वो सैलरी के स्कोप में नहीं आ रहा था, इसलिए अलग से पॉइंट इंसर्ट किया इसको। ओके। पॉइंट नंबर 4 सर, अंतिम सेवा। किसी को अगर आपने भेज दिया बेटा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। हाँ है ना? क्लियर सर? अब जो जा रहा है उसे क्या जीएसटी लेंगे बेटा? क्लियर? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी डिसीज, तो जीएसटी नहीं लगता। जैसे सर शमशान वाले ने कोई चार्ज लिया है बेटा, फ्यूनरल का चार्ज लिया, आजकल इलेक्ट्रीफाइंग जो होता है बेटा उसके लिए चार्जेस लगते हैं बच्चा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। क्लियर? डिसीज्ड का ट्रांसपोर्टेशन मतलब फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस में क्या पहले ले जाते हैं बाद में, मतलब आप समझना, पहले वाला एग्जेम्प्ट है और बाद वाला सप्लाई नहीं है। गुड सर, बिल्कुल सही बोला आपने सर। देन ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मान लो कोई भी व्हीकल यूज किया, जरूरी नहीं एम्बुलेंस हो सर वो। क्लियर? भले वो फ्लाइट से ले गए या किसी भी ले गए सर आपने, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? एंड सर एट द सेम टाइम ध्यान देना बेटा, एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस में जो पेशेंट को ले जाते हैं वो लाते हैं बेटा, क्लियर, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। हाँ है ना भाई? ध्यान देना बेटा, उसको मेगा एग्जेम्प्शन लिस्ट में पढ़ेंगे हम बेटा, ठीक है? ध्यान देना, ओला उबर पे जीएसटी लगता है, एम्बुलेंस पे जीएसटी नहीं लगता। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली बेटा। सर या तो क्लियर है सर आपको? ओके। तो सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? देन सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, एक मिनट, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट 70 फ्लैट्स। एक्सेप्ट 70 फ्लैट्स कौन से बेटा?
वो याद है 70 फ्लैट्स बुक हो गए थे आलिया भट्ट वाले बेटा, हाँ है ना भाई, बिफोर सीसी वाले, यस, उस पे जीएसटी लगेगा सर, उसको छोड़ दो, बाकी सारे फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड इसलिए लिखा है क्या, सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी ऑफ शेड्यूल नंबर 2 बेटा, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे। सेल ऑफ बिल्डिंग पे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सेल ऑफ लैंड इज ऑल्सो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है मालिक। अच्छा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, तो मैंने जस्ट एक समरी के लिए दिया है बेटा आपको, ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब एक और सर्कुलर था, वो भी तुम्हें समझाता हूं, कोई खास बात नहीं बेटा। मान लो मैंने कोई लैंड परचेज करी बेटा, क्या परचेज करी मालिक, जमीन कभी देखी बेटा आपने, हवा में उड़ा बेटा, ओके सर तो लैंड मैंने परचेज करी, वो एकदम रॉ लैंड थी बेटा, एकदम अनइवन लैंड थी, खड्डे होते कहीं पे, तो हमने क्या किया पता है, एकदम लैंड का डेवलपमेंट करा दिया, शानदार वाला, उसका लेवलिंग करा दिया, एकदम जेसीबी घुमा दी उसके अंदर, कचरा वचरा बिल्कुल साफ हो गया, लेवलिंग करा दी, उसमें ड्रेनेज लाइन डलवा दी, शानदार, मतलब दुल्हन की तरह सजा दिया सर लैंड को हमने, क्लियर। अब सर पहले लैंड एकदम जंगल जैसी लगती थी, अभी कोई लैंड परचेज करना है ना तो लोग क्या डेवलप्ड लैंड है, शानदार लैंड है सर, तो मैंने क्या किया, 1 CR में लैंड परचेज किया, 1 CR में मैंने लैंड परचेज किया, उसको थोड़ा सा एकदम डेवलप करा दिया, मस्त करा दिया, एकदम सुंदर दिखने लगी लैंड, और उसको मैंने 2 CR में बेच दी। अब बताओ मैंने 2 CR में क्या बेचा बेटा, डेवलप्ड लैंड, पर है तो क्या अल्टीमेटली लैंड है या नहीं है, आवाज नहीं आ रही हुई, है तो लैंड ना यार, क्लियर, डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, है तो लैंड, तो सेल ऑफ लैंड करने पे कोई जीएसटी नहीं लगता। तो इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि अगर आपने डेवलप्ड लैंड बेची तो भी लैंड बेची साहब, और सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, वो लैंड को डेवलप कराने के लिए मैंने आप कॉन्ट्रैक्टर से सर्विसेज ली थी बेटा, आपकी जेसीबी थी, आपने जेसीबी से रन करा के बिल्कुल साफ कराया उसको लैंड को, आपने ड्रेनेज वाला काम किया, अब आपने मेरे से 2 लाख रुपए लिए, आपने 3 लाख लिए, आपने 5 लाख रुपए लिए, तो आपने जो सर्विसेज मेरे को दी है दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लग जाएगा बच्चों। पर डेवलप कराने के बाद जब लैंड बेची दैट इज अगेन सेल ऑफ लैंड, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई खास बात, टफ बात नहीं। आइए सर, एक्शनेबल क्लेम्स। सर एक्शनेबल क्लेम्स का ट्रांजैक्शन इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। अरे जुआ खेलते हो ना बेटा, नहीं खेला बेटा, खेला ना बेटा, उस पर जीएसटी लगेगा बेटा, हाँ है ना, 28 देखो पता है बेटा लोगों को, सर 28% जीएसटी, फिर भी जीएसटी फिर भी जुआ खेलना है लोगों को। तो सर अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, सर सारे एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है बेटा, ड्रीम 11 पे टीम बनाया आपने कभी बेटा, बनाया, उस पर जीएसटी लगा होगा, देखा आपने बेटा, यस, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच बेटा, आप भी बेटा सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में क्या क्या आता है बच्चों, मतलब सारे एक्शनेबल क्लेम्स आर आउट ऑफ जीएसटी एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग बेटा, ये ना कहां पर ये देखो बेटा, ये सब सटर ये बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे टैलेंट बाहर आ रहा है, अभी तो फर्स्ट डे बेटा सर, महालक्ष्मी रेस कोर्स, ओके। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मींस एक्शनेबल क्लेम्स इन्वॉल्वड इन और बाय वे ऑफ बैटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, हाँ है ना, ये सब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, इन पे जीएसटी लगता है। फर्दर रेट ऑफ टैक्स इज 28%, हाँ है ना भाई, जुआ खेला तो जीएसटी लगेगा, ओके। अब सर मेरा पॉइंट ये आता है कि इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगाया सर, अग्रीड, क्लियर सर, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, लग गया जीएसटी बेटा, ठीक है, ड्रीम 11 पे टीम बनाया, लग गया जीएसटी बेटा आपने, ओके। अच्छा सट्टा लगा है, उसमें जीत गए बेटा, तो विनिंग अमाउंट जो होता है दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। आपने जो 1 लाख रुपए लगाया है उस पे जीएसटी लगेगा 28% बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है। अब उसमें जीत गए 10 लाख रुपए, 10 लाख पे कोई जीएसटी वाली बात आती नहीं, क्योंकि वो कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई फीस नहीं मिली बेटा आपको, ओके। अच्छा एक बात और, लॉटरी खेला, लॉटरी टिकट अपने जैसे ये स्टेशन के बाहर भी है ना, क्या नाम है उसका यार, राजश्री लॉटरी बेटा, क्लियर ऐसे का भरोसा नहीं, लॉटरी में जरूर सर 10 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा, उस पर जीएसटी लगता है,
अब लॉटरी खुल गई, उस पर कोई जीएसटी नहीं है सर। लॉटरी का जो जो लॉटरी बेचने वाला पर्सन है वो जीएसटी पे करेगा बच्चों। क्लियर? ठीक। अब यार ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा, अग्रीड। बट अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, सॉरी, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के अलावा दूसरे एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता? एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल मिले तो मजा आ जाए सर अपने को। जैसे इंश्योरेंस, क्या बोला आपने? इंश्योरेंस क्लेम हो गया जैसा, वो तो क्लेम मिल रहा है आपको, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटा, जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है बच्चों। जैसे आपने लॉ के अंदर आई थिंक पढ़ा नहीं, पढ़ा ध्यान नहीं, सरफेसी एक्ट नाम का एक एक्ट होता है बेटा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये पूरा एक्ट नहीं बोला है, नाम बोला है सर। सरफेसी एक्ट के थ्रू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनती बेटा। वो क्या करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के पास में 100 करोड़ के एनपीए का पोर्टफोलियो है साहब, उनकी बुक्स में उन्होंने बुक्स उस अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया सबको बेटा। अब ये लोग क्या करते हैं, थ्रू सरफेसी एक्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को इनवाइट करते फॉर ऑक्शन। ये 100 करोड़ का एनपीए का पोर्टफोलियो ऑक्शन में लोग, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो ऑक्शन में परचेज करती है सर। अब सर मान लो एसेक इंडिया लिमिटेड, एक बोरीवली कंपनी है सर, यहाँ पे पहले इधर बीकेसी में थी, अभी बोरीवली में सर, बॉम्बे की है सर। एसरेक इंडिया लिमिटेड, ये यूटीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई बैंक और 3-4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इसको फ्लोट किया था कंपनी को सर। 2007-8 की बात है ये। अब साहब इस कंपनी ने क्या किया, एसरेक इंडिया लिमिटेड और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज बनी हुई है, इन्होंने क्या किया, उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और 100 करोड़ के एनपीए को इस एसरेक इंडिया लिमिटेड ने मान लो 7 करोड़ में परचेज किया। कितने में परचेज किया बच्चा? 7 CR में। क्लियर? कितने का पोर्टफोलियो है? अब 100 करोड़ में 7 करोड़ में 100 करोड़ का पोर्टफोलियो खरीद लिया। अब 100 करोड़ में से कुछ भी रियलाइज नहीं हो तो भी एसरेक का, सारा रियलाइज हो जाए तो भी एसरेक का। ये बिजनेस है सर उनका, ठीक है। सारा राइट, अधिकार जो था रिकवरी करने का, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट का, वो सारा ट्रांसफर हो गया किस पर? एसरेक इंडिया लिमिटेड पे। नाउ एसरेक इंडिया लिमिटेड ने क्या परचेज किया बच्चा? क्या परचेज किया? लोन अकाउंट। हाँ है ना, आपने सुना होगा डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, लोन अकाउंट्स आर एक्शनेबल क्लेम्स। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या बेचा है? एक्शनेबल क्लेम्स बेचे हैं। कितने में? तो एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये 7 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा मालिक। यहां तक क्लियर? बस बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनोज वगैरह पे क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। क्लियर? ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन फॉर्म में दे भी रखा है बेटा आपको। ओके बच्चों, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, 8A और 8B है हमारे पेंडिंग। पेंडिंग मतलब P मतलब पेंडिंग, अभी नहीं याद आ रहा है मेरे को, बाद में जब याद आएंगे तब बताऊंगा अभी मैं। ओके बच्चों, ये इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ये कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउसिंग से रिलेटेड है, हाई सी सेल का ट्रांजेक्शन है, और एक आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 तब बात समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी लिंकिंग नहीं हो पाएगा। मैं बता दूंगा आपको, और मैं याद भी करके नहीं आया आज तो। आइए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर A शेड्यूल 3 खत्म होता है। अब शायद समझ में आया बच्चा आपको ये, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लोज में भी बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है बेटा? तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कुछ एक्टिविटी को जो गवर्नमेंट खुद परफॉर्म करता है एज ए पब्लिक अथॉरिटी। एज ए पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट खुद परफॉर्म करता है और उसके लिए कोई फीस गवर्नमेंट ने चार्ज किया है, और वो ट्रांजेक्शन अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करते तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहां पे 2 ट्रांजेक्शन नोटिफाई किए सर। कितने मालिक? पहले कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड। वो क्या आपके ज्यादा जल्दी समझ में आएगा बेटा। जैसे एल्कोहल लिकर बेटा सर, अच्छा ये दारू नीचे दुकान में मिलती है किसी भी दुकान में, जनरल स्टोर पे बेटा? नहीं, कहाँ मिलती है सर? वाइन शॉप पे मिलती है बेटा। गुड, क्लियर। और क्या किसी भी रेस्टोरेंट में एल्कोहल सर्व हो सकता है क्या बच्चे? कहाँ होता है? जिसके पास लिकर सर्व करने का लाइसेंस होता है। हाँ है ना सर, लिकर सर्व करने का लाइसेंस कौन देता है बेटा? नहीं, यहां तक नहीं ध्यान दिया हमने सर। स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है सर लिकर सर्व करने का लाइसेंस। या एल्कोहल लिकर की दुकान जो होती है ना बेटा, उसका अलॉटमेंट होता है लॉटरी के बेस पे बेटा। बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, उसका अलॉटमेंट होता है सर, स्टेट गवर्नमेंट अलॉट करती है सर। ये उसके लिए एप्लीकेशन फी पे करना पड़ता है, लाइसेंस फी पे करना पड़ता है सर आपको, ठीक है। तो सर यहां बोल दिया क्या, वो जो लाइसेंस फी आप पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो सर? किसको पे कर रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट को। किसके लिए बेटा? एल्कोहल लिकर
सर्व करने के लिए बेटा, ठीक है। तो एल को ओनली एल को लिकर, किसी और लाइसेंस के लिए नहीं बोला है, ओनली एल को लिकर सर्व करने का जो लाइसेंस होता है उसकी लाइसेंस फी पे जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा बोल दिया है नोटिफिकेशन देके बेटा। आइए पढ़ नंबर 1, आर्टिकल नंबर 243W एंड आर्टिकल नंबर 243G। डब्ल्यू में लिखा है पंचायत के काम, किसके काम बेटा? नहीं, म्युनिसिपैलिटी काम। डब्ल्यू में लिखा है म्युनिसिपैलिटी काम और 243G में लिखा है क्या? पंचायत। करता ना बेटा पंचायती बेटा ब्रेक में, क्लियर? तो सर आर्टिकल नंबर 243W या आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो म्युनिसिपैलिटी इन पंचायती काम लिखे, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो ऐसे केस में इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये नोटिफिकेशन दिया। एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बच्चों। अभी मैंने केवल पॉइंट बोला है, जैसे मुंबई को साफ सफाई करना है, मुंबई की साफ सफाई करनी सर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन, ये सारे काम लिखे हैं आर्टिकल नंबर 240W में और जी में बेटा। आपको ये सब नाम याद नहीं करने सर, एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया बेटा। जैसे पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ सफाई का काम, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन है ना बेटा, मोदी जी का सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर इसके थ्रू, अच्छा मुझे एक चीज बताओ पहले कि मुंबई को साफ रखने का काम किसका है बेटा? वैसे बीएमसी, म्युनिसिपैलिटी का सर, और जिसका जो काम अलॉट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको फंड्स भी अलॉकेट होते हैं सर। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया सिस्टम बनाया हुआ है सर, ये काम इसका, ये काम इसका, ये काम इसका, ये काम इसका, उसके लिए इसको फंड इतने मिलेंगे, उसको फंड इतने मिलेंगे, इतने फंड में इसको मिलेंगे, तो उस अकॉर्डिंग म्युनिसिपैलिटी को फंड दिए गए बेटा। पर क्लीन इंडिया मिशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं मुंबई को साफ हम करेंगे, मोदी जी ने बोला मुंबई को साफ मैं कर दूंगा, हाँ है ना साहब। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किससे? म्युनिसिपैलिटी से, फॉर क्लीनिंग द मुंबई। अब वो काम आर्टिकल नंबर 243W में कवर है सर, क्लियर? अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा होगा? बिल इश्यू कर रहा होगा, चार्जेस ले रहा होगा, किससे? म्युनिसिपैलिटी से बच्चों, हाँ है ना भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी बेटा। कौन सा काम? जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में लिखा है, तो ऐसे केस में उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर? पक्का माहौल। चलिए ये था आपका क्या सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आ रहा है क्या सब सेक्शन नंबर 3, जो कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहां पे सेक्शन बोल रहा हूं मैं आपके लिए, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया आज तक कि गवर्नमेंट के पास पावर दिया है, और पावर देके सर सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर टू नोटिफाई, और नोटिफिकेशन इश्यू करके वो बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? और 8% इस पे कोई भी नोटिफिकेशन अब तक इश्यू नहीं हुआ है। कल को कभी कोई डिस्प्यूट हुआ कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस, तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकता है? नोटिफिकेशन इश्यू करके बोल सकता है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। 8% कोई भी नोटिफिकेशन इसका इश्यू नहीं हुआ, इसलिए कोई एग्जाम्पल इसका नहीं है बेटा, ठीक है। जो डिस्प्यूट थे ऑलरेडी शेड्यूल नंबर 2 में ऑलरेडी कवर हो गए सारे, ठीक है मालिक? क्लियर? इसी के साथ सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। अब कोई खास बात? पक्का? डन? ठीक है सर। तो अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी लाइफ में कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि ये सप्लाई है कि नहीं है, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 देखेंगे। हम देखेंगे क्या वो फॉर अ कंसिडरेशन है कि विदाउट कंसिडरेशन है बेटा। अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो 1 क्लोज, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A, डबल और B में आ जाएगा बच्चा। विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई हो सकता है, अगर वो शेड्यूल नंबर 3 में, शेड्यूल नंबर 1 में कवर है तो बेटा वहां कवर हुआ तो बात अलग है, नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं है। अच्छा, कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में तो आ रहा है, सप्लाई के स्कोप में आ रहा है, पर अगेन चेक कर लेना क्या वो शेड्यूल नंबर 3 में कवर है क्या बच्चों? क्लियर? या कहीं वो नोटिफाई तो नहीं किया है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 के अंदर बच्चों? क्लियर? अगर वहां नोटिफाई किया होगा तो वो सप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसमें कोई डिस्प्यूट हो तो वैसे भी वो सामने आती है, आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 2 में हमने वो सारे ट्रांजैक्शन पढ़ रखे बेटा, ठीक है मालिक? इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि सप्लाई है कि नहीं है। पक्का? 100% डन?
पक्का बच्चों? डन। इसी के साथ ये सेक्शन नंबर 7 पूरा खत्म होता है। अब अभी एक दो सर्कुलर और है इसके, वो भी तुम्हें बता देता बच्चों में। आइए, सबसे पहला सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम। बेटा सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। सर इसके थ्रू क्या हुआ, आज मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके मान लो आपके पास 10,000 शेयर है बेटा। कितने? 10,000 शेयर। एक शेयर लगभग 3,000 रुपए का सर। अब आप मुझे बताओ, मतलब हो गया कितने? 30 करोड़ के वैल्यू के सर शेयर्स। अब आपने जो शेयर ले रखे वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे, 3 साल तक मेरे को कुछ नहीं करना है सर। अब 30 करोड़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है सर, 3 साल बाद देखेंगे जो करना होगा। अब सर हमारे आशीष भाई, इनको मान लो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्लियर? अब आपसे इसने लोन लेना चाहा तो आपने बोला नहीं मैंने तो शेयर खरीद लिया यार, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, क्लियर? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट में लिक्विडिटी डालने के लिए स्कीम लेके आई थी 1997 में। पहले ट्रांजेक्शन सीखिए, जीएसटी तो पढ़ लेंगे सर हम। अब क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम लेके आया, तो इसने बोला एक काम कर, आरबीआई सेबी के थ्रू जो अप्रूव्ड इंटरमीडिएट होता है ना, ब्रोकर वगैरह, मोतीलाल ओसवाल, चॉइस ब्रोकिंग वगैरह जितने भी है सर, तो एक काम करो आप, उनके थ्रू आप मेरे को ये सिक्योरिटीज लैंड कर दो। मेरे को 1 साल के लिए वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, मेरे को 10 करोड़ के शेयर दे दो आप, क्लियर? तो इसने क्या किया, लैंडिंग कर दिया। इसके लिए उसको लैंडिंग फीस मिल जाएगी सर। आप बोरोवर हो गए, आप लेंडर हो गए, आप अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू इसको 10 करोड़ के शेयर्स आपने लैंड कर दिए। अब क्या होगा साहब, वो 10 करोड़ के शेयर आप क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे सर। अब मार्केट में बेच दिया तो इसको 10 करोड़ रुपए मिल गए बेटा। अभी ये अपना बिजनेस चला लेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और जैसे 1 साल खत्म होगा उतने उतने शेयर जो इसने इसे लिए थे, वो शेयर्स अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट, अगर कोई बोनस शेयर वगैरह आया है तो वो आप वापस इसको रिटर्न कर दोगे मार्केट से परचेज करके, जो भी रेट चल रही होगी उस टाइम पे, ठीक है? इससे क्या हुआ सर, इसको भी इसका शेयर इसके पास ही रह गए, आपको आपका काम भी हो गया, वर्किंग कैपिटल भी आपको मिल गया, और सर सबका काम चल गया बेटा। लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का स्कीम लाया है, ठीक है? अब आता है पॉइंट, क्या आपने शेयर्स लैंड किए, बेचे तो है नहीं बेटा आपने। देखो सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, पर आपने शेयर बेचे नहीं, आपने क्या किया, लैंड किया है। लैंडिंग फीस आपने चार्ज करी होगी, तो यहां सर्कुलर ने बोला क्या, यस 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 दैट लैंडिंग फीस सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी लगेगा, पर खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा, और हमारे भाई जो रेसिपिएंट है बोरोर, वो टैक्स पे करेंगे टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और वो भी आईजीएसटी। क्या पे करेंगे सर, ये आईजीएसटी पे करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बेटा। और अप्रूव्ड इंटरमीडिएट जो था बीच में बेटा, ब्रोकर, उसने जो अपनी कमीशन चार्ज किया होगा, ब्रोकरेज चार्ज किया होगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। वो तो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में वो खुद टैक्स पे करेगा सर। कोई खास बात? पक्का? टफ पॉइंट सर प्लीज। इस हाँ सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया भाई, इसमें आईजीएसटी ही लगेगा, इसमें इंट्रा है, इंटर इसका दिमाग अभी लगाने की जरूरत नहीं है बेटा अपने को। ओके ठीक सर। अच्छा ये चार्ट के थ्रू मैंने समझा रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपके सामने आ जाए कि ये सप्लाई है कि नहीं है, तो कैसे डिफाइन करने का, पहले आपको सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 देखने का, वो यहाँ ड्राफ्ट कर रखा वापस है। आइए बच्चों आते हम कहा, सेक्शन नंबर 8 की तरफ, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अच्छा सेक्शन नंबर 7 क्लियर है बेटा आपको सबको? पक्का सारे सर्कुलर समझ में आया बच्चों आपको? गुड। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। सबसे पहली बात, whenever more than one supplies are made together, whenever more than one supplies are made together, उसको बोलते हैं कॉमन सेंस में क्या, बंडल्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं मालिक? बंडल्ड सप्लाई। अब सर बंडल्ड सप्लाई मतलब मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर। अब इसके अंदर उस बंडल को आप अगर देखेंगे, क्या वो नेचुरली बंडल्ड है या आर्टिफिशियली बंडल्ड है? नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है या आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई है? सर अब अगर नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है तो उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। और अगर वो आर्टिफिशियल बंडल सप्लाई है तो उसको बोलते हैं क्या, मिक्स सप्लाई। अब आप बोलेंगे ये आर्टिफिशियली और नेचुरली क्या होता है बेटा, अगर मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ ये साथ में होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। जैसे एग्जांपल के लिए
मोबाइल फोन और उसका चार्जर, यस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है बेटा ये, हाँ है ना भाई, क्लियर। जैसे आपने, यू आर अ ट्रांसपोर्टर, आप कौन हो बच्चों, ट्रांसपोर्टर हो। अब आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है, साथ में लोडिंग अनलोडिंग भी किया है, ठीक है सर, होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। आप मोबाइल बेचते हो, आप लैपटॉप बेचते हो, आपने क्या किया, गुड्स को घर पे डिलीवर कराया कस्टमर के, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में घर पे डिलीवर होता है सर ये, क्लियर। तो इसमें क्या हो गया, मोबाइल बेचा भी आपने और डिलीवरी चार्ज भी लिया बेटा आपने, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, क्लियर। तो जो भी सप्लाईज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होती है उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। जैसे आपने किसी होटल में अकोमोडेशन लिया है सर, आप मान लो सर क्या नाम, अमय, जैसे आप 5 दिन के लिए गोवा घूमने गए बेटा, क्लियर, क्यों गए बेटा, मतलब गोवा घूमने गए बेटा, इसमें क्या है, आपने होटल में स्टे किया, होटल में रूम बुक कराया सर आपने 5 दिन के लिए सर, साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड था बेटा, क्या हो गया, अच्छा आपने कुछ और सोच लिया तो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज में सर होटल स्टे तो था ही था, साथ में रेस्टोरेंट सर्विसेज भी थी बेटा। अब आप मुझे बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है ना सर ये, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। तो ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में होता है, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, क्लियर। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए डिफाइन करने के लिए कंपोजिट क्या होता है और मिक्स क्या होता है। पहले कंपोजिट की बात पूरी कर रहा हूं मैं आपसे। और अगर कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तो आप मुझे बताओ गोवा क्यों गए बेटा, मतलब वो होटल में होटल वालों ने सर्विसेज दी, वो कौन सी दी है सर, होटल अकोमोडेशन अलोंग विद द ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो रेस्टोरेंट और होटल दोनों है सर। तो उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, स्टे इज द प्रिंसिपल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा उसी को हम मानेंगे कि ये सप्लाई किया है और अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन होगा। मतलब मान लो होटल वालों ने 50,000 रुपये चार्ज किया आपसे 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से, तो ऐसे केस में पूरा 50,000 क्या है, सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, और पूरे 50,000 रुपये होटल अकोमोडेशन की जो रेट ऑफ टैक्स होगा, भले हायर हो लोअर हो, वी डोंट केयर, अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा, ठीक है। पर यही अगर क्या होता बेटा, मिक्स सप्लाई होता, वेयर मोर देन वन सप्लाईज आर नॉट मेड टुगेदर इन कॉन्जंक्शन ऑफ ईच अदर, बट उसने जबरदस्ती साथ में सप्लाई किया, कॉम्बो बना के बेचा है, क्लियर, फॉर अ सिंगल प्राइस, फॉर अ सिंगल प्राइस। तो ऐसे केस में वो मिक्स सप्लाई होगा, और मिक्स सप्लाई अगर है तो ऐसे केस में द गुड्स और सर्विसेज विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, उसमें क्लासिफाई करेंगे, बात खत्म, हाँ है ना मालिक, क्लियर। द गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी हम उसमें क्लासिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा सर इसमें, ठीक है, क्लियर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सर मान लो टूथपेस्ट साथ में टूथब्रश फ्री, क्या कुछ फ्री है क्या बेटा, पहली बात तो कुछ फ्री नहीं है, क्यों, आप उस दुकान वाले को बोल सकते हो क्या, अंकल अंकल वो टूथपेस्ट तो नहीं चाहिए, वो ब्रश मेरा खराब हो गया, वो फ्री वाला ब्रश दे दो ना मेरे को, देंगे क्या आपको, ना हो पाएगा। तो वहां क्या हो रहा है सर, दो गुड्स सिंगल प्राइस से सप्लाई कर रहे हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई नहीं होते यार, हाँ है ना, पर इन्होंने कॉम्बो बना के बेचा फॉर अ सिंगल प्राइस। अब सिंगल प्राइस अगर है और वहां पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता, तो इसको बोलते हैं क्या, आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं मालिक, मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई अगर है तो हाईएस्ट लायबिलिटी, मान लो टूथपेस्ट पे रेट कितना 18% और टूथब्रश पे रेट कितना 12%, तो क्या होगा सर, 18% लग जाएगा पूरे बच्चों, हाँ है ना सर। चलिए सर एक और एग्जांपल, मान लो आप किसी स्वीट शॉप पे गए बेटा, मिठाई की दुकान कभी देखी बेटा आपने, मिठाई की दुकान, बेकरी वगैरह, केक शॉप, क्लियर। चलिए सर मान लो यहाँ से थोड़ा नीचे निकलेंगे बेटा, बाहर जाएंगे बिल्डिंग के बाहर, और वहां से लेफ्ट लेके थोड़ा राइट लेके वापस लेफ्ट लेंगे, तो वहां पे एक वहां पे एक स्वीट शॉप मिलेगी थी सर, बड़ी सी एकदम, देखा आपने, नाम क्या है, मंगल स्वीट शॉप बेटा, यस, गुड गुड। तो मंगल स्वीट शॉप पे क्या मिलता है बेटा, स्वीट्स मिलती बेटा, वेरी गुड, क्लियर। सर मिठाई मिलती बेटा, बेटा मिठाई ही नहीं मिलती, नमकीन भी मिलता है, बिस्किट्स भी मिलते हैं, चॉकलेट्स भी मिलती है, ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं बेटा, हाँ है ना, क्लियर। अब हमने क्या किया है सर, एक कॉम्बो पैक बनाया हुआ सर, होता ना गिफ्टिंग के लिए दीपावली के टाइम पे या कोई भी फेस्टिवल उस टाइम पे होता ना सर, हमने एक गिफ्ट पैक बनाया है बेटा, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ चॉकलेट्स है, कुछ नमकीन है, कुछ मिठाई है, और इस तरह का हमने एक पैक बना रखा है 2,000 रुपए का बेटा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है ये, नहीं, तो इट इज अ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई अगर है तो अब मान लो इसमें मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो ऐसी गुड्स है इस पे 5% रेट है पर केवल 2 चॉकलेट है उसके अंदर, और चॉकलेट रेट मान लो कितना है 28%, बताओ क्या होगा,
बात खत्म। 28% ही लगेगा, भले 2 चॉकलेट ही हो सर उसके अंदर, क्वांटम से मतलब नहीं है, हाईएस्ट रेट जो होगा उसमें लगेगा, बात खत्म। क्लियर, समझे मेरी बात? तो आप हमेशा ये प्लानिंग कर सकते हो कि कौन से कॉम्बो बनाने, कौन से कॉम्बो नहीं बनाने हैं, अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है तो, ठीक है, वरना मिक्स सप्लाई हुआ तो हाईएस्ट रेट ही लगने वाला है उस केस में। ओके मालिक, क्लियर, डन। तो ये था क्या, कुछ एग्जांपल किसके, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के। आई होप समझ में आया बच्चा आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लूंगी आपसे, अगर समझ में आ गया तो बेटा, आ गया समझ में पक्के से? दिल थाम के जवाब देना सर, जल्दबाजी में नहीं बेटा। मान लो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए बेटा, गोरेगांव में थी बेटा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा। सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा बचपन से देखते देखते बड़े हो गए बेटा हम, ठीक है, पर जेठालाल वैसा वैसा ही बेटा। सर मान लो वहां से आपने एक टीवी परचेज किया, परचेज कर रहे हो मतलब आप शोरूम पे गए, एक टीवी, एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रीज, एक एसी और एक माइक्रोवेव ओवन बेटा। आपने प्राइस पूछा गड़ा से, क्या नाम है उसका, जेठालाल से। सर किसी का प्राइस 50,000 था, किसी का 70,000 था, किसी का 12,000 था, किसी का 18,000 था, जो भी था सर, सब मिला के था कितना बेटा, जो भी अलग अलग प्राइस था रेस्पेक्ट उसने बताया बेटा। अब उसने बिल बनाया है, ध्यान से सुनना क्योंकि सावधानी दुर्घटना घटी। उसने बिल बनाया, उस बिल में टीवी का प्राइस अलग लिख रखा है, वॉशिंग मशीन का प्राइस अलग लिख रखा है, जो भी परचेज किया उसका सबका रेस्पेक्टिव प्राइस लिखा हुआ है अलग अलग, सबका प्राइस अलग अलग लिख के टोटल लिखा हुआ है साहब 1,82,000 सर। मान लो इंडिविजुअल प्राइस सबका अलग अलग लिखा हुआ है, टोटल कितना हो गया बेटा 182। अब सब मिला के 182 था, आपने बोला जेठालाल फुल एंड फाइनल, बात खत्म। आपने चेक बनाया, पकड़ाया, निकले बाहर, बताइए किस रेट से टैक्स लगेगा? हाँ अच्छा एक बात और, आंसर गलत होगा तो अच्छी बात है यार, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। आंसर दो बस, इन्वॉल्व हो, बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता गलत है सही है सर। हाँ जी, इंडिविजुअल क्यों नहीं, पर उसने कस्टमर ने तो पूरा मिला के 175 दिया है ना सर। कस्टमर में तो कह रहा हूं पेमेंट दिया ही नहीं, भाग गया बेटा, उससे क्या मतलब है यार, जो सप्लाई कर रहा है क्या उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया है क्या? आवाज नहीं आ रही, क्या सिंगल प्राइस चार्ज किया है क्या उसने? नहीं, बात खत्म। सिंगल प्राइस चार्ज करेगा सबका मिला के कॉम्बो बना के सर, तो ऐसे केस में वो क्या होता है बच्चों, मिक्स सप्लाई होता है। ऐसे केस में ना तो वो कंपोजिट है ना वो मिक्स है, इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव रेट, बात खत्म। क्लियर, ना वो कंपोजिट है ना वो मिक्स्ड है, ठीक है सर, रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ यही जेठालाल ने क्या किया होता उस सिंगल बिल के अंदर, मतलब इनवॉइस एक ही उससे मतलब नहीं बेटा, उसमें सबकी प्राइस अलग अलग लिखी ना बेटा, बात खत्म हो गई बेटा। हाँ सिंगल प्राइस लिखा होता है सबका मिला के कॉम्बो 1,75,000। अब बताओ क्या होता है बेटा, वो हाईएस्ट रेट लगता है उसके इसमें मिक्स सप्लाई होता है बेटा, ये वाला। हाँ है ना सर, शायद फंडा पूरा आपको क्लियर हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बच्चों, जहां गलती होने के चांस होते हैं, शायद अब नहीं होगी गलती बेटा आपसे। ओके बेटा, ठीक सर, आप ध्यान रखिए बच्चों, अपने को वी आर इनटू फाइनल लेवल यार, वी आर गोइंग टू बी कंसल्टेंट आफ्टर सम टाइम। तो इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, वो आपका दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है सर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ के अंदर क्या लिखा है, एप्लीकेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा, एप्लीकेशन बेस्ड आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए बच्चों। ओके, अरे क्लियर है सर, ये हो गया क्या, सेक्शन नंबर 8 खत्म। आइए अब इसके रिगार्डिंग जितने भी सर्कुलर है वो भी बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, शायद बात समझ में आ गई। अच्छा कौन सा सप्लाई कंपोजिट है और कौन सा सप्लाई मिक्स सप्लाई, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अच्छा कौन सा सप्लाई कंपोजिट है, अगर कंपोजिट डिफाइन हो गया, अब कंपोजिट के बाद भी कौन सा एलिमेंट प्रिंसिपल एलिमेंट है, कि कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल एलिमेंट में क्लासिफाई करते हैं, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंसिपल सप्लाई है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, ठीक है। देयर इज नो सिंगल जैकेट फॉर्मूला व्हिच कैन डिफाइन कि ये कंपोजिट है या ये मिक्स है या ये इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट ये होगा, इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर मालिक, पक्का? चलो सर अब हम बात करना शुरू करते हैं कि कुछ केस कुछ सर्कुलर दे रखे रिगार्डिंग कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, वो भी मैंने इस चैप्टर के एंड में दे रखे। आइए सर एक एक करके बात करते हैं बच्चों। जीटीए, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, भाई ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, इधर ध्यान। जीटीए क्या करता है साहब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स। अरे जीटीए क्या करता है मालिक,
अब इसमें साथ में इसने लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग की सप्लाई भी दी है साथ में। तो ऐसे केस में अगर उसने सिंगल बिल लिखा बेटा तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट तो इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, और अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन में क्लासिफाई होकर रेट ऑफ टैक्स लगेगा। पर हाँ, अगर मान लो इसने सेपरेट इनवॉइस लिखा होता या एक इनवॉइस में अलग अलग चार्जेस लिखे बेटा, किसके, पैकिंग अनपैकिंग के, लोडिंग अनलोडिंग के, तो उन पे तो रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स लगेगा और ट्रांसपोर्टेशन पे ट्रांसपोर्टेशन का रेट लगेगा बेटा। ना ये कंपोजिट है ना वो मिक्स होगा बेटा उस केस में। ओके डन, ये था आपका क्या जीटी रिगार्डिंग। अच्छा टायर्स, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अच्छा आपने कभी टायर देखे बेटा? नहीं देखे तो बेटा ये देख लो बेटा, ऐसा होता टायर। ओके सर, थोड़ी देर पहले आपने लैंड नहीं देखी थी बेटा, अभी आपने टायर नहीं देखा है, कोई बात नहीं। आप अभी नेक्स्ट ब्रेक होगा ना चाय वाला बेटा, तो अब नीचे जाना बेटा रोड पे, क्लियर, थोड़ा रोड से आगे जाना, हाईवे आता है बेटा, वहां रोड में लेटना है ऐसा बेटा, बीच में बेटा। थोड़ी देर तो आपको टायर देखेंगे, अलग अलग साइज के देखेंगे बेटा, ठीक है, फिर बस आपको पूरी दुनिया एक साथ दिख जाएगी बेटा। सर अब वो जो टायर्स होते हैं बेटा, सर ये टायर पुराने जब हो जाते हैं बेटा तो क्या होता है, फिर ब्रेक लगते नहीं बेटा, है ना। सर क्या करना होता है इसको, क्या करते हैं, चेंज करते ना, तो तुम क्या सोच रहे हो, तो टायर चेंज करके फिर क्या करते हैं हम, नए टायर लगा देते सर फिर ब्रेक लगते हैं सर अपने अच्छे से। ओके, वो पुराने टायर मान लो मैंने परचेज किए थे बेटा आपसे, अब मैं पुराने टायर लेके क्या करूंगा सर, वो गांव में जाके बेटा ऐसा चला के दौड़ेंगे ना, है ना, वो गए जमाने बेटा, मोबाइल से बाहर नहीं आते बेटा अभी हम, है ना। तो पुराने टायर का क्या करते हैं हम, सर आपकी फैक्ट्री सर आशीष भाई की, ये रीट्रेडिंग ऑफ टायर करता है, रीट्रेडिंग मतलब उसको नया करता है, रिफर्बिश करता है सर ये, हाँ है ना। मैंने आपसे एक 200 रुपए में टायर परचेस कर लिए, पुराने टायर, इट्स अ बिजनेस। अब मैंने आपको दिया वो पुराना टायर, मैंने आपको दिया, आप क्या करेंगे उस पर रबर कोटिंग करेंगे, पूरा रबर भी लगता है, वायरिंग भी लगती है उसके अंदर, फिर आपको थ्रेडिंग भी देनी पड़ती है ताकि ग्रिप लगे बेटा उसकी, वरना ब्रेक कैसे लगेगा, ग्रिपिंग होती है तभी तो ब्रेक लगता है बेटा उसका, ठीक है। ये सारा काम आप करेंगे, और आपने मेरे से पर टायर 2000 रुपए चार्ज किया, पर टायर इन्होंने कितना चार्ज किया बेटा मेरे से। अब इस 2000 में इनका रबर जो लगा उस पर, जो मटेरियल लगा इसके अंदर, वायरिंग वगैरह जो भी लगते हैं बेटा, वो सब भी आपका, और सर जो बनाने का चार्जेस है वो भी आपका बेटा। बताइए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है कि नहीं होता बचाइए, ऐसा तो नहीं होगा ना रबर में लाके दूंगा तो तू ये रबर लगा दे, रबर भी आपका होगा, मटेरियल सारे आपके होंगे और लेबर भी आपकी होगी बेटा, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। 2000 रुपीज जो आपने चार्ज किए ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई। अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सेल ऑफ रबर, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, सप्लाई ऑफ सर्विस इज मोर एसेंशियल, तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस, और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा सप्लाई ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग बेटा, हाँ है ना मालिक, ठीक। अब इसने 2000 रुपए मेरे से चार्ज किए, 200 रुपए का टायर मैंने आपसे परचेज किया, मेरे लिए कॉस्टिंग कितनी हुई 2200, फिर कुछ मिसलिनियस कॉस्ट मान लो मेरी 2500 सब मिला के मेरा कॉस्टिंग आया। अब मैंने टायर को बेच दिया कितने में, 4000 में। सर कितने में बचो, 4000 में मैंने क्या बेचा है, तो वो क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सेल ऑफ रीट्रेडेड टायर्स इज सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई खास बात, ठीक सर। आइए बस बॉडी बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग मतलब आपने कभी ट्रक देखी होगी बेटा, हाईवेज पे देखा होगा, ट्रक की बॉडी नहीं बेटा, बाकी ट्रक पूरी है, बस ड्राइवर बैठा है अंदर, होता है ना, ड्राइवर का केबिन बना हुआ है सर, बाकी पूरी बॉडी कुछ नहीं होता है, केवल चैसिस टायर वगैरह इंजन वगैरह लगे होते हैं सर उसके अंदर, हाँ है ना मालिक। आपका गैरेज है सर, क्या नाम, आनंद के पीछे ऋषभ भाई का गैरेज है बेटा, ये क्या करते हैं, बस बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं बेटा। ये वो ट्रक में क्या भेज देता हूँ, ये उसका पूरा बॉडी बनाते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस अकॉर्डिंग, एंड उसका चार्ज में से ही ले लेते बेटा, हाँ है ना भाई। तो एक नोटिफिकेशन आया था टैरिफ के अंदर, उसके थ्रू क्लेरिफाई किया कि इसमें मटेरियल भी इसका है देखो सर, और लेबर भी इसका है, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजन इस पे अट्रैक्ट होंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा बच्चों। कोई खास बात, चलिए प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगेन वेरी गुड पॉइंट, एग्जाम में भी आया हुआ है सर, आरटीपी में आया हुआ है सर। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बुक आपके पास है बच्चों, ये बुक में प्रिंट कराता हूं सर, प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या करते हैं सर, बुक प्रिंट करते हैं ना यार, पेपर भी उनका होता है, इंक भी उनका होता है, मशीन भी उनकी है सर, लेबर भी उनकी है, प्रिंटिंग करने की सर्विस भी उनकी है सर, मतलब मटेरियल भी उनका, लेबर भी उनका बेटा। अच्छा मटेरियल प्लस लेबर इमूवेबल वाला होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेटा, अब यह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मत बोल देना आप, क्लियर सर। अब यहाँ पे मटेरियल भी उनका है, लेबर भी उनका है,
पर सर इसमें आप मुझे बताओ, क्या पेपर की वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट या प्रिंटिंग क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट? प्रिंटिंग क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए सर ये लोग जो सप्लाई, अच्छा पहली बात तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई होता है यार। अरे आपने भी फोटोकॉपी कराई होगी कभी कभी। अब फोटोकॉपी में क्या होता है बेटा, मटेरियल भी उनका होता है, ऐसा तो नहीं है घर से पेपर लेके आ गए कि इस पे फोटोकॉपी कर देना आप, ठीक है। इंक भी उनका होता है, पेपर भी उनका होता है, सर्विसेज भी उनकी होती है बेटा। तो ऐसे केस में इट्स अ कंपोजिट सप्लाई और प्रिंसिपल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पर अगर मैं बात करूं किसकी, बुक्स की, पैम्पलेट्स की, ब्रोशर की, एनुअल रिपोर्ट्स की एंड द लाइक की बेटा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पर अगर मैं बात करूंगा किसकी, एनवलप्स की, लेटर कार्ड्स की, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर एटसेट्रा विच आर प्रिंटेड विद डिजाइन, लोगो एटसेट्रा, सर तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जांपल देता हूं मैं आपको बेटा, जैसे डोमिनोज पिज्जा खाया कभी आपने बेटा? खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया बेटा आपने, बस वक्त आने वाला बेटा अपना। सर मैंने भी नहीं खाया कभी भी बेटा। तो वहां पे टिश्यू पेपर होते हैं बेटा, टिश्यू पेपर पे नाम किसका लिखा होता है बेटा? डोमिनोज का लोगो होता है ना बेटा। तो उसने टिश्यू पेपर जब परचेज किए होंगे, जिससे परचेज किए उससे बोला होगा लोगो लगा के फिर देना है साहब। एक एग्जांपल ही ले लो। सेकंड, अमेज़न से आपने कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करी होगी बेटा, कोई डाउट? मेरे को भी नहीं बेटा। सर तो अमेज़न के बॉक्स के ऊपर क्या लिखा होता है? अमेज़न लिखा होता है ना बेटा यार। तो बॉक्सेस तो उसने खुद ने बनाए नहीं होंगे सर। मान लो बॉक्स बनाने का फैक्ट्री आपका है, आपको अमेज़न ने बोला क्या ये लोगो लगा के फिर दीजिएगा हमको आप, होता ना सर ऐसा कभी? ठीक है। एक और एग्जांपल, एनवलप लिफाफे बेटा, कभी देखे? अपने ऑफिस में भी देखे होंगे आपने, घर परिवार में भी देखे होंगे बेटा आपने, क्लियर? शादी वगैरह में बेटा क्लियर एनवलप देते ना मामा जी या अपने रिलेटिव्स वगैरह, जो फटाफट मम्मी लेती बेटा बाद में, अरे क्लियर सर। तो उस एनवलप में नाम लिखा होता है अपने फैमिली का बेटा, है ना, विद बेस्ट रिगार्ड्स मंगल फैमिली। तो सर जैसे एनवलप में क्या होता है, जैसे दुकानों पे भी मिलते हैं एनवलप। मैं एनवलप की दुकान पे गया, उसने मेरे को मैंने बताया एनवलप चाहिए, 1000 एनवलप चाहिए साहब मेरे को, ठीक है। उसने अलग अलग क्वालिटी बता दी, मैंने सेलेक्ट किया कोई एक क्वालिटी। एक एनवलप था मान लो 2 रुपए का, कोई था 3 रुपए का, कोई था 2 रुपए का, कोई 1 रुपए का, कोई 5 रुपए का। मैंने 3 रुपए वाला सेलेक्ट किया, मतलब ये चाहिए 1000 क्वांटिटी, पर मेरे को इस पे हमारा वो नाम लोगो वगैरह प्रिंट करके फिर चाहिए साहब। उसमें 3 रुपए 20 पैसा पर एनवलप पड़ेगा। मैंने कहा डन, ठीक है सर। 1000 एनवलप छपाया मैंने उससे। अब उसने 3 रुपए 20 पैसे में क्या किया, मेरे को एनवलप दिया अलोंग विद द प्रिंटिंग। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सेल ऑफ एनवलप। तो वही समझा रहा हूं, प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर एटसेट्रा विच आर प्रिंटेड विद डिजाइन, लोगो एटसेट्रा। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रिंसिपल एलिमेंट, उसमें क्लासिफाई करेंगे। पर यही अगर बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोशर और रिपोर्ट्स की बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस इज मोर प्रिंसिपल एलिमेंट, उसमें क्लासिफाई करेंगे सर। क्लियर? पक्का? गुड सर। आइए कार की सर्विसिंग बेटा, कार या बाइक की सर्विसिंग होती है ना बेटा, क्या होता है इसमें? सर्विस सेंटर वाले जब बिल लिखते हैं बेटा, ये सब सर्कुलर चल रहे हैं बच्चों, स्पेसिफिक इंडस्ट्री का है, तब देखना स्पेयर पार्ट्स का वो बिल जब इश्यू करता ना, कभी भी कार की सर्विसिंग का बिल आप देखना बेटा, कार या बाइक का, तो उसमें लिखते हैं सर ग्रीस ऑयल इतना चेंज हुआ, इंजन ऑयल इतना चेंज हुआ, उसका इतना चार्ज होगा, ये आपका ब्रेक पैड चेंज किया उसका चार्ज इतना होगा। फिर लास्ट में लेबर का अलग से लिखते हैं वो लोग कि लेबर चार्ज इतने होंगे सर, हाँ है ना। तो बिल में ही उन्होंने गुड्स का वैल्यू अलग लिखा है, लेबर का वैल्यू अलग लिखा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया, गवर्नमेंट ने सर्कुलर देके बोला कि ऐसे केस में रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स, न ये कंपोजिट है न ये मिक्स है। पर अगर मान लो कभी ऐसा होता है, जैसे आपकी कार बेटा, क्या नाम बेटा? रोहित भाई, इनकी कार बिल्कुल भंगार बेटा है, इन्होंने किसी मैकेनिक को दिया और बोला क्या बिल्कुल नहीं कर दूंगा मैं, जो चेंज करना मैं कर दूंगा। सर इसने बोला मेरे को एकदम मस्त वाली कार चाहिए, एकदम नहीं करके दे, पैसा बोलो। उसने बोला 1 लाख रुपए, बोला डन ये ले, उसमें मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसका। अब ऐसे केस में प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सर्कुलर ने भी बोला क्या, केस टू केस डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है। और जहां पे बिल में अलग से शो किया है बेटा, वहां तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स ही लगेगा। कोई खास बात, कोई टफ बात? चलो सर आइए, आपकी काम का पॉइंट आ गया बेटा अभी है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग बैटिंग और गैम्बलिंग। वैसे मैं आपको उस टाइम में बता चुका हूं बेटा ये बात कि बैटिंग गैम्बलिंग में ये स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम के स्कोप में आते हैं, जो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। सप्लाई के स्कोप में है तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। जैसे कैसीनो में आपने कोई एंट्री फीस दी बेटा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा। आपने वहां पे कोई जुआ खेला बेटा, हाँ है ना, बैटिंग खेला बेटा आपने, जैसे आईपीएल में बैटिंग खेलते हो ना बेटा,
क्लियर? ये सब भी क्या है, सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा, और ऐसे केस में 28% इज द रेट ऑफ टैक्स। फर्दर ध्यान रखना बेटा, जैसे हॉर्स रेसिंग बेटा, हाँ है ना, ये देखो बेटा सटोरियो, महालक्ष्मी रेस कोर्स, तो ध्यान देना, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब के केस में रेट ऑफ टैक्स इज 28%। एंड जो बेट वैल्यू लगा है उस पे लगता है 28% बेटा। मतलब 1 लाख का जुआ खेला तो 28,000 इज द टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, और 28,000 इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ओवर एंड अबाउ द बेट अमाउंट जीएसटी लगता है बेटा। इंक्लूसिव जीएसटी नहीं होता है, पर आगे हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे। लॉटरी टिकट एक ऐसा होता है जिसमें लॉटरी का जो प्राइस होता है उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं बेटा। कोई खास बात अगेन? ठीक सर। आइए कॉस्ट पेट्रोलियम बेटा। सर अब ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों? जैसे बॉम्बे हाई, नाम सुना होगा बेटा आपने। ये क्या करता है बेटा? ऑयल रिग्स इनकी है, ये ऑयल एक्सप्लोर करते हैं बेटा। अब सर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज जैसे गवर्नमेंट है, आज देखना पेट्रोलियम ऑयल जितने भी होते हैं सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं सर, कोई प्राइवेट पार्टी इसमें काम नहीं करती सर। अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंट किया मेरे को टू एक्सप्लोर दी ऑयल एंड टू एक्सप्लॉइट दी ऑयल। मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर। कौन हूं बेटा मैं? तो सर मेरे को बोलते हैं क्या, ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर बेटा। अभी क्या होता है बच्चों इसके अंदर कि मैं एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब मैं क्या करूंगा, ऑयल को ढूंढूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, एंड अगर मिल गया तो उसको एक्सप्लोइट करूंगा बेटा मैं। फिर जितना एक्सप्लोइट हुआ वो मेरे को गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता, ऑयल सारा वो मैंने ले सकता बेटा। ठीक है, अब सारा काम तो मैंने किया, ऑयल सारा गवर्नमेंट ले गया बेटा। तो मेरे को क्या होता है बेटा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जितना प्रोडक्शन होगा उसका एक परसेंटेज शेयरिंग मेरे को मिलेगा, एक परसेंटेज शेयरिंग उनको मिलेगा बेटा। तो गवर्नमेंट को जो मैं शेयरिंग दे रहा हूं, क्लियर, ऑयल जो दे रहा हूं बेटा मैं, अब मेरी कॉस्ट तो लग गई पूरी ऑयल निकालने में बचाओ, और सारा ऑयल मैंने सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट को बेटा। तो मेरे को क्या मिला, तो जितनी कॉस्ट मेरी इंकर हुई है वो कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट मेरे को शेयरिंग के बेस पे देता है बेटा पैसा, हाँ है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं सर उसको? सो दैट मेरी कॉस्ट रिकवरी हो जाए, उस ऑयल को एक्सप्लोर करने की जो कॉस्ट आई वो। अब पॉइंट आता है क्या, क्या उस कॉस्ट पे जीएसटी लगेगा? तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करके बोला जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। मैं एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे को कोई गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला कि यहां से ऑयल निकाल के ले और ऑयल निकाल के दे और इसके लिए इतना चार्ज ले लेना। सर मैं एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कोई सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंटली ऑयल एक्सप्लोर कर रहा हूं आफ्टर टेकिंग राइट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से राइट्स लेने के बाद मैं खुद ऑयल एक्सप्लोर कर रहा हूं। सो मेरे को जो फीस मिल रही है, मेरे को जो चार्जेस मिल रहे हैं वो मेरी कॉस्ट रिकवरी प्लस प्रॉफिट रिकवरी मिल रही है, मेरे को कोई फीस नहीं मिल रही है, हाँ है ना भाई। अगर फीस मिल रहा होता तो वो होता क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। वो एक्सप्लोरेशन की फीस नहीं मिल रही है, वो तो मेरा शेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे को अपना कॉस्ट रिकवरी मिल रहा है, इसलिए इट इज नीदर, ये कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू गवर्नमेंट, इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। अरे क्लियर, पक्का, ओके, यहां तक मामला समझ में आपको? ओके, एक बात और लास्ट। अब मान लो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल गया सब ऑयल निकालने का। अब ऑयल निकालने का काम मेरा नहीं, मैं तो कोचिंग पढ़ता हूं सर, टाइम ही नहीं सर इतना। तो मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, मैंने कहा ऑयल निकालिए, इसके लिए जो चार्ज होगा आपका मुझे बताइए। इसने मेरे से बिल लिखा मेरे को फीस का इसका। अब मुझे बताओ ये क्या कर रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर मंगल, तो इसने जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी लगेगा। सेम वे मान लो मैं इंडिविजुअल नहीं होता, मैं एक जॉइंट वेंचर होता। क्या होता बेटा मैं, जैसे हम 10 लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गवर्नमेंट से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हमको मिल गया, अब ऑयल निकालेगा कौन? इन तीनों ने बोला हम ऑयल निकालेंगे सर, पूरा एक्सप्लोर हम कर लेंगे, पर इसके लिए हम हमारा चार्जेस जॉइंट वेंचर से लेंगे सर। तो जॉइंट वेंचर को अगर ये सर्विसेज सप्लाई करे तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, मेंबर ने अगर जॉइंट वेंचर को सर्विस दी तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी लगेगा। कोई खास बात अगेन? पक्का, डन। अच्छा, जॉइंट वेंचर जो चार्ज करा किससे? गवर्नमेंट से, दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा, वो तो उनको कॉस्ट पेट्रोलियम मिल रहा है, विच इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर, पर इंडिविजुअल मेंबर जो सप्लाई करे सर्विसेज किसको, जॉइंट वेंचर को, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। ठीक है सर, आइए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आरबीआई इशू करता है बेटा ये, क्लियर। अब सर क्या हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं दीज आर इशूड बाय आरबीआई एंड दीज आर फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। ये शेयर्स नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि शेयर्स और सिक्योरिटीज होता है इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो गुड्स होते हैं ना वो सर्विस होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि दीज आर लाइक
दीज आर लाइक सर्टिफिकेट्स. कौन से सर्टिफिकेट्स? ये रहा बेटा. दीज आर लाइकली फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, आरईपी लाइसेंस, रेप्लेनिशमेंट लाइसेंस, जो वापस मार्केट में बिकते हैं बेटा. ये क्लियर. प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट्स बैंकिंग सेक्टर में सेल होता है, हाँ है ना. तो ये गुड्स के स्कोप में आएगा. और प्री जीएसटी भी इसको गुड्स मानते थे और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्सेस लगते थे. तो इसलिए जीएसटी में भी ये गुड्स के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा. वो एक अलग बात है. रेट ऑफ जीएसटी इस पे 0% है, नील रेट एक अलग बात है सर, पर ये गुड्स के स्कोप में आएगा बेटा. ठीक है मालिक. फर्दर इस पर जो टैक्स लगता है वो क्या लगता है बेटा? हमेशा आईजीएसटी लगेगा. क्या लगेगा सर इस पे? आईजीएसटी. आरबीआई का ई कोबर पोर्टल दे रखा है जिसपे इसका जो बैंक्स वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसको ट्रेडिंग करते हैं इसके थ्रू. इसका प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट का ये ट्रेडिंग करते हैं और उस पर आईजीएसटी लगेगा सर. ठीक है मालिक. ठीक. ये सिक्योरिटीज नहीं है, ये गुड्स की तरह मानी जाएगी. देन आइए, अगर होल्डिंग कंपनी ने, किसने सर? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करे हुए सर, क्या केवल शेयर्स होल्ड करना इज सप्लाई ऑफ सर्विस? आवाज नहीं आ रही हुई? नहीं. तो अगेन सर्कुलर आया कि इफ होल्डिंग कंपनी इज होल्डिंग शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी, केवल इतना काफी नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ सर्विस, इसलिए सर्विस नहीं होगा. हाँ, अगर होल्डिंग कंपनी ने कोई सर्विसेज दी होती, किसको? सब्सिडरी कंपनी को, भले वो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई या कोई भी सर्विसेज हो गई, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस किसको आता. अदरवाइज मियर होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन दी सब्सिडरी कंपनी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज. लास्ट, क्या मूवी देखने गए? अरे मूवी देखने कभी तो गए होंगे सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. किसी के साथ गए वो छोड़ो बेटा. पॉइंट ये, पॉपकॉर्न खाए होंगे बेटा आपने? नहीं खाया बेटा, कोई बात नहीं सर. तो वहां पे पिज्जा खरीदा होगा आपने सर? नहीं खरीदा. तो लोगों को देखा तो जरूर होगा बेटा आपने. तो सर ऐसे केस में सिनेमा हॉल थिएटर के अंदर जो काउंटर होता है बेटा, वहां पे पॉपकॉर्न हो गया, नाचोज हो गए, समोसा हो गया, पिज्जा हो गया, इस तरह के सब वो सेल करते हैं, हाँ है ना भाई. तो वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, दिस इज द क्वेश्चन. तो सर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पानीपुरी की लोरी पे भी अगर कोई पानीपुरी खा रहा है तो दैट इज ऑल्सो रेस्टोरेंट सर्विस. जरूरी नहीं कि कोई प्रॉपर प्रीमाइसेस हो जहां पर रेस्टोरेंट को में बैठ के खाना खाने की व्यवस्था हो बेटा, जरूरी नहीं है. दैट्स व्हाई वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा. अच्छा हाँ, अगर मान लो मूवी थिएटर का टिकट जो था आपका वो इंक्लूसिव ऑफ पॉपकॉर्न था बेटा, हाँ है ना सर. तो ऐसे केस में होता ना कई बार सर, तो ऐसे केस में वो क्या होगा? कंपोजिट सप्लाई होगा. और कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? पॉपकॉर्न. तो एग्जीबिशन ऑफ मूवी, तो उसमें क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली एज पर प्रिंसिपल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से बच्चों, हाँ है ना भाई. क्लियर. इसी के साथ भारत माता की जय. और ये चैप्टर, ये टॉपिक भी खत्म होता है. अब देखो आपके लिए क्या लिखा है सर. सीए मींस चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट. मतलब हर टॉपिक आप पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो उसको एज अ चैलेंज लीजिए, उसको अचीव करिए और वापस लूप इट मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बेटा. क्लियर. एंड डेफिनेटली विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. क्लियर. इसी के साथ भारत माता की जय. और ये टॉपिक, ये चैप्टर भी खत्म होता है. अब चलिए सरकार एक छोटा सा ब्रेक ले ले क्या बेटा, ये अगला चैप्टर शुरू करे बेटा. एक ब्रेक ले ले. ठीक है सर, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. डन.